हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, कोई भी नया साल जब स्टार्ट होता है तो हम हमेशा अपने हॉरोस्कोप को देखते हैं या फिर हम समहाउ ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। हम ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, हम अपने साथ साथ स्टॉक मार्केट का भी सोचते हैं कि इसका अगले साल कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस पे मेरी इनकम डिपेंड करती है। तो दोस्तों, मुझे एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती है, नक्षत्र देखकर तो मैं पता नहीं लगा सकता कि 2026 कैसा रहने वाला है, लेकिन मैंने स्टडी किया है अपने लिए कि 2026 में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। और ये सारे फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो प्लीज अपने लिए एक पेपर और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये 5 फैक्टर्स आपको पूरे अगले साल के लिए याद रखने हैं। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड विल कीप ऑन चेंजिंग, द वर्ल्ड विल कीप ऑन मूविंग, बहुत सारे नए फैक्टर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग टुडे आई कैन सी दीज 5 फैक्टर्स जो इंडियन मार्केट्स को श्योरली इंपैक्ट करने वाले हैं 2026 के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह इन 5 फैक्टर्स को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं और एक्साइटेड हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, अगर आपने अभी तक धन ऐप डाउनलोड नहीं करी तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि धन ऐप पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स जो ट्रेडर्स की डेली यूज में बहुत काम आते हैं। एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन एनालाइज द एंटायर स्टॉक मार्केट फ्रॉम न्यूज टू ऑप्शंस टू चार्ट, सब कुछ आपको धन ऐप पे दिख जाता है। तो डाउनलोड धन ऐप राइट अवे। और हां, अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में एक बार एक्साइटेड भी लिख दीजिए। दोस्तों, 5 फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर, आई वुड से सबसे बड़ा फैक्टर, जो ना सिर्फ इंडियन मार्केट को बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी इंपैक्ट करने वाला है, वो है ग्लोबल लिक्विडिटी ड्राइव। दोस्तों, बहुत हो गया है पिछले 2-3 साल के अंदर हायर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो। इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो इतना ज्यादा खराब था कि यूएस हैज सीन अ सिग्निफिकेंटली रादर वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स एवर इन द हिस्ट्री, और वो भी सस्टेन्ड लेवल पर। ऐसा क्यों था? क्योंकि 2022 में इन्फ्लेशन शूट अप कर गई थी। 2022 में यूएस विटनेस्ड इन्फ्लेशन टू अ अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर हाई। रादर यूरोप की कुछ कंट्रीज, और अगर हम यूके की बात करें तो इन सब ने अपना हिस्टोरिक हाई इन्फ्लेशन देखा है। लेकिन अब यहां पर इन्फ्लेशन जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे यूएस फेडरल रिजर्व और बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी कम करते जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स कभी भी कट होते हैं, इसका मतलब यह है कि अब लोग सस्ते रेट पे पैसा बोरो कर सकते हैं। अगर आप पहले 10% पे होम लोन ले सकते थे, तो आज वो होम लोन आप 7%, 8%, 9% पे ले सकते हैं। अगर पहले आपको घर खरीदना महंगा लग रहा था, अब आपको घर खरीदना सस्ता लग सकता है। ठीक उस तरीके से गाड़ी खरीदना भी सस्ता लग सकता है। तो लोग ज्यादा गाड़ी खरीदते हैं, लोग ज्यादा घर खरीदते हैं। और घर खरीदने से सिर्फ हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस ऊपर नहीं जाते। इंसान जब घर खरीदता है तो पेंट भी करवाता है। इंसान जब घर खरीदता है तो लेबर को भी बुलाता है, लेबर के घर में पैसा जाता है, मिस्त्री के घर में पैसा जाता है। आप जो सारा सामान परचेज करते हैं, सब कुछ इकोनॉमी में जाता है। जब ये सारा पैसा इकोनॉमी में जाता है तो इकोनॉमी में डिमांड को इंक्रीज करता है। दोस्तों, अब आप सोचिए, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया के 5 सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहे हैं। यूएस, यूरोजोन, यूके, चाइना और जापान। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यूएस, यूके और यूरोजोन की वेटेज मिला के तकरीबन 90% के आसपास बनती है, जिनका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट्स के ऊपर आता है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये तीनों सेंट्रल बैंक्स, इंक्लूडिंग इंडिया, चौथा सेंट्रल बैंक, ये सारे जो हम पे इंपैक्ट करने वाले हैं अगले साल के अंदर, ये सारे इंटरेस्ट रेट्स कम करने वाले हैं। मैंने ये डेटा लिखा भी हुआ अपने लिए, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा मैं धन के स्कैनेक्स पे, आपको न्यूज सेक्शन में ये सारा डेटा मेरे को मिल जाता है। और जब कभी भी वहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, मैं उसको लिख के रख लेता हूं। मैं आपको दिखाता हूं ये डेटा आप कहां से ले सकते हैं, या फिर मैंने डेटा कहां से लिया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे गया, और यहां पर जब मैं न्यूज सेक्शन में जाता हूं तो मैं 2 चीजों को हमेशा ध्यान में रखता हूं। पहला, यहां पर मुझे सारी की सारी ग्लोबल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और यहां पर न्यूज फ्लैश में मुझे रोज का अपडेट मिलता रहता है। दोस्तों, इन जगहों पे जो मैंने डेटा नोट किया है, टाइम एंड अगेन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों, करंट न्यूज ये कहती है कि यूएस फेडरल रिजर्व 2026 में इंटरेस्ट रेट 3.5% तक कर देगा। दोस्तों, न्यूज एजेंसीज ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि यूएस का फेडरल रिजर्व जो इस समय 4% है, वो 2026 में कम होकर 3.5% रह जाएगा। मतलब कम से कम 2 इंटरेस्ट रेट्स कट एक्सपेक्टेड है। नॉट जस्ट दिस, अगर हम ईसीबी की बात करें तो ईसीबी भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को 2 बार कट करने की एक्सपेक्टेशन रखता है 2026 में, जो गिर के अब 1.5% के आसपास का रह जाएगा। दोस्तों, अगर हम यहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड, मतलब यूके के सेंट्रल बैंक की बात करें तो उसका इंटरेस्ट रेट 2.75% तक गिरने को तैयार है। इवन आने वाली पॉलिसी मीट में ही आरबीआई से भी सिमिलर एक्सपेक्टेशन है कि वो क्वार्टर बेसिस पॉइंट अपने इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकती है। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इफ देयर इज वन फैक्टर जो आने वाले साल को ड्राइव करने वाला है, वो है ग्लोबल लिक्विडिटी ड्राइव। और कभी भी अगर लिक्विडिटी ड्राइव होती है मार्केट में, ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट अगर किसी एक चीज को हैंड्स डाउन लाइक करती है, वो है लिक्विडिटी को। तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इसकी वजह से सारे एसेट शूट अप करना शुरू कर देते हैं। आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन सिल्वर अपने लाइफ टाइम हाई पे है, निफ्टी अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है, और उसका मेन कारण लिक्विडिटी ड्राइव है। और अभी तो ऐसे इंटरेस्ट रेट्स कट हुए भी नहीं है, अभी होने हैं 2026 के अंदर। दोस्तों, एक चीज जो आपने नोटिस करी होगी वो ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जब कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती है, उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ने चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करें
मैं क्रूड ऑयल का चार्ट यहां पर अप्लाई कर लेता हूं। यहां पर देखिए पिछले तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर क्रूड के प्राइसेस 9000 ऑड लेवल से गिरकर ये प्राइसेस गिर के हो गए हैं तकरीबन 5300 रुपए पर बैरल, मतलब ऑलमोस्ट आधे रह गए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े और क्रूड के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्रूड आपकी रडार पे जरूर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरा फैक्टर जो 2026 हमारी मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकता है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। दोस्तों मैं इस चीज को लेकर इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी कोई कंट्री कुछ दिनों के बाद सीज फायर करती है, फिर दोबारा उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब अगर मैं आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन की बात करूं तो मैंने सुबह उठते सबसे पहली न्यूज ये देखी, ऑल्दो रशिया यूक्रेन ने सीज फायर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद समुद्र में रशिया के 3 टैंकर्स को यूक्रेन ने आग लगा दी और वहां पे सारा ऑयल बह गया है, फायर हो चुकी है। ये सारी चीजें मतलब सीज फायर सिर्फ नाम की रह गई है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एंड आई एम अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंट कि दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू सस्टेन इन द ईयर टू कम आल्सो। दोस्तों तीसरा फैक्टर जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिस पे आज की डेट में हम सभी लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं, रादर डेटा ये कहता है तो आपको फैक्टर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 78% लोग 2024 में एआई पे डिपेंडेंट थे। 78% कॉर्पोरेट्स 2024 में एआई पे डिपेंडेंट थे। आपको मालूम है 2025 में नंबर बढ़ के कितना हो चुका है? 88%, मतलब ऑलमोस्ट 100% के करीब है। ऑलमोस्ट हर इंसान आज की डेट में एआई पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब ये ट्रेंड हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, और क्योंकि 2025 में इतना बड़ा जंप आया है तो आई एम वेरी श्योर 2026 में भी बड़ा जंप आ सकता है। आप नोटिस करेंगे एआई और इससे रिलेटेड कंपनीज और इसके आसपास के जितने सेक्टर्स हैं, चाहे वो एआई का इंफ्रा डेवलप करने वाले सेक्टर्स हों, डेटा सेंटर्स हों, ये सारे सेक्टर्स को भी बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों एज पर वन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट्स, the global GDP by 2030 should witness an increase of 3.5% only because of AI adoption। 3.5% के आसपास का जीडीपी बूस्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को मिलेगा सिर्फ एआई एडॉप्शन की वजह से। आज की डेट में काम करना बहुत आसान हो गया है ना, तो इससे हमारी जीडीपी को बूस्ट मिलता है, और जो चीज जीडीपी को बूस्ट देगी वो हमारी स्टॉक मार्केट को डेफिनेटली बूस्ट देगी। तो दोस्तों तीसरा फैक्टर हो गया एआई एडॉप्शन। चौथा फैक्टर हमारा कॉर्पोरेट रेजिलियंस। हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो बुरे वक्त में भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट रेजिलियंस इंडिया में मेंटेन रहेगी, और उसका कारण प्राइमरीली है मेरा पांचवा फैक्टर। और पांचवा फैक्टर क्या है? वो है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारे इंटरनल फैक्टर्स। एक्चुअली में इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या है? अगर मैं आज के फैक्टर्स की बात करूं तो Q2 FY26 का हमारा जीडीपी जो आया है वो 8.2% आया है, विच इज हाईएस्ट इन द लास्ट 6 क्वार्टर्स, विच इज अमेजिंग। दोस्तों इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2025 में हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन वाज एट हिस्टोरिक लो लेवल 0.25%। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इज आइंग अ जीडीपी ऑफ $7.3 ट्रिलियन। Yes, you heard it right, $7.3 ट्रिलियन बाय द ईयर 2030। मतलब अगले 4 साल के अंदर हमारा जीडीपी अप्रोक्सीमेटली $5 ट्रिलियन से 4.5 से $5 ट्रिलियन से ये बढ़कर $7.3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर लाइकली टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड इंडिया स्टॉक मार्केट इन द ईयर टू कम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2026 हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे फेवर में काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे क्रूड हाईली ओवरसोल्ड है। वैसे ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए इसलिए खराब है क्योंकि कोई भी चीज ओवरसोल्ड रहती नहीं है। यहां पर डिमांड बिल्ड होगी तो प्राइसेस शूट अप करेंगे, इससे इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ेगी। रादर इस समय इंडिया की इन्फ्लेशन जो लो है उसका एक बहुत बड़ा कारण सस्ता क्रूड भी है। तो पहले तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव काम करेगा, और अगर ये बहुत ऊपर जाता है तो ये इंडिया के लिए नेगेटिव काम कर सकता है। तो अभी के लिए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट ऑल द फैक्टर्स आर लुकिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर आवर कंट्री, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पर मेरा कोई बायस्ड व्यू नहीं है, मैं बहुत ही न्यूट्रल ओपिनियन, मैं बहुत ही रैशनल ओपिनियन आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी ट्रेडर हूं, मैं भी इन्वेस्टर हूं, ये सारी चीजें मैं अपने लिए यूज करता हूं। तो मैंने जो 5 फैक्टर अपने लिए निकाले हैं मैंने वही आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों ऐसे केस में मैं स्टॉक्स में और कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर एग्रेसिवली इन्वेस्ट और ट्रेड करता हूं। यहां पर मैं अपने चार्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। ऑफ कोर्स मैं फाइनेंशियल्स पे तो फोकस करता ही हूं, लेकिन मैं चार्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। तो यहां पर अगर मुझे किसी भी सेक्टर में या किसी भी लार्ज कैप स्टॉक में अगर ऐसा सेटअप मिलता है जहां पर मेरे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रखा हो, विलियम परसेंटेज आर या सीसीआई 100 ओवरबॉट हो, ऐसे केस में मैं स्टॉक्स को और उस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री को मैं एक्यूमुलेट करता हूं, या उसके मेजर हैवीवेट्स को एक्यूमुलेट करता हूं। दोस्तों ऐसे केस में मैं मोस्टली एमटीएफ या एमएफ डीमैट फीचर दोनों को यूज करता हूं। एमटीएफ के थ्रू मैं अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता हूं, और एमएफ डीमैट के थ्रू मैं अपने म्यूचुअल फंड से ही पैसिव रिटर्न जनरेट कर लेता हूं, क्योंकि जितने पीरियड के लिए मैं अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेस करूंगा उस पीरियड में मैं स्टॉक से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लूंगा कंपेयर टू द इंटरेस्ट कॉस्ट जो मैं यहां पर पे करूंगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं एक साथ यूज करके अपने लिए रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता हूं। एंड बाय द वे
वे एक और चीज जो मुझे ऐसा लगता है 2026 में, ये तो हम ग्लोबल सेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो ऑफ द टॉपिक मैं आपको बता दूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक प्रोडक्ट इस समय ऐसा है विच इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन द इंडियन मार्केट्स. व्हाट इज दैट? दैट इज SLBM. यू नो व्हाट इज SLBM? दोस्तों SLBM के थ्रू आप किसी गिरते हुए स्टॉक को भी यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, मल्टीपल डेज के लिए कर सकते हैं. सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म के थ्रू आप शेयर्स किसी से बोरो करते हैं और बोरो करके आप उसको सेल कर देते हैं. आप ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर धन वेब पे अपने रेंट स्टॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी स्टॉक वीक लगता है तो आप बोरो स्टॉक्स पे जाके उस शेयर को यहां से बोरो कर सकते हैं और शॉर्ट सेल कर सकते हैं जितने मर्जी डेज के लिए. यस, यू हर्ड इट राइट, जितने मर्जी डेज के लिए. दिस इज कॉल्ड SLBM. अगर आपको SLBM पे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट्स में SLBM स्ट्रेटजी लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊंगा. तो दोस्तों ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं मैं आपको दोबारा से बता देता हूं और आप इनको कमेंट्स में लिख दीजिएगा. दोस्तों पहला, एक्सट्रीम लिक्विडिटी. सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहे हैं, यहां पर आपको मार्केट्स में लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है. दोस्तों दूसरा, AI का इंफ्रा और डेटा सेंटर. दोस्तों तीसरा, कॉर्पोरेट रेजिलियंस. चौथा, जियोपॉलिटिकल रिस्क. और पांचवा, इंडिया का डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन. दोस्तों ये पांचों फैक्टर्स एज इट इज आप कमेंट्स में लिख दीजिए सो दैट बाकी व्यूअर्स जब आएंगे उनको भी बेनिफिट होगा और हम भी आपके कमेंट्स को लाइक कर देंगे. और अगर आपने सारे पॉइंट सही से लिखे होंगे और अगर एक्सप्लेन भी कर दिया तो हम आपके कमेंट को पिन भी कर देंगे. दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.